स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हंस वैश्य। आज आपसे बातचीत का विषय है कुपोषण, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर वैश्य, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वैश्य, सबसे पहले तो हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि कुपोषण किसे कहते हैं। पहली बात तो एक पौष्टिक आहार में हमारे 4 पौष्टिक तत्व बहुत ज़रूरी हैं होने। वो हैं इस प्रकार से, एक तो प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट, एक फैट्स और मल्टीविटामिन। अगर इन चारों में से अगर एक तत्व की भी कमी हो गई हमारे आहार में तो उससे मैलन्यूट्रिशन हो जाएगा। मैलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कुपोषण में बच्चे और की उम्र के हिसाब से वजन और लंबाई नहीं बढ़ेगी और बच्चा बहुत सुस्त और बीमार हो जाएगा। जी, कुपोषण क्या केवल बच्चों में ही होता है या वयस्कों में और उससे बड़ी आयु के लोगों को भी हो सकता है। कुपोषण सबसे कॉमन बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं में होता है, बट कुपोषण आजकल अडोलेसेंट एज ग्रुप और टीनेज एज ग्रुप में भी देखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके प्रकार क्या हैं? क्या हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं? कुपोषण ज़्यादातर इनको एक टर्म यूज़ हम करते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। जी। इसके 2 प्रकार हैं। एक तो होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर आजकल बहुत कम पाया जाता है क्योंकि सरकार की योजनाओं की वजह से बहुत अच्छा आहार अब आजकल मिलने लगा है, बट फिर भी बहुत गरीब घरों में कुछ कुछ बच्चे ऐसे पाए जाते हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है बच्चे में। बच्चा बिल्कुल ही सुस्त, पतला और जो उसकी मसल मास बिल्कुल वेस्टेड होता है, मसल बिल्कुल नहीं होती बच्चे में। बहुत चमड़ी बच्चे की बहुत पतली होती है, बाल बहुत घने नहीं होते, बहुत ही सूखे रूखे बाल होते हैं उन बच्चों के, और वो बार बार बीमारियां पकड़ते रहते हैं। दूसरा टाइप का होता है क्वाशियोरकर। इसमें कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होती, प्रोटीन की कमी होती है बच्चे में। तो ऐसे में क्या होता है, कब हमारे बदन में प्रोटीन नहीं होता तो ऐसे में सूजन आ जाती है। ये बच्चा आपको दिखने में तो मोटा लगेगा, बट इसको एक्चुअली में पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, और इन बच्चों को भी बार बार बीमारियां पकड़ लेती हैं। आप थोड़ा बताएं कि जैसे आपने कहा कि विटामिन है, मिनरल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी भी आपने बताई। तो यदि विटामिन्स की कमी होती है और अलग अलग विटामिन्स की, तो किस तरह के लक्षण प्रकट होंगे? ऐसे तो भारती जी हमारे पास बहुत सारे विटामिन हैं, सबको डिस्कस करना इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है, बट कुछ कुछ मेन जो है वो मैं आपको यहाँ श्रोताओं को बताना चाहूँगा। विटामिन ए जो है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है बच्चों में तो इसमें हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी हमें अंधेरे में दिखने की शक्ति कम हो सकती है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। दूसरा जो सबसे कॉमन डेफिशिएंसी मिलता है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, यानी ऐसे में इसको कंडीशन को बोलते हैं रिकेट्स। ऐसे में बच्चों को बार बार अपनी हड्डियों में दर्द होता है, और अगर बड़ों में भी अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो ऐसे में हड्डियों का फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। इसके साथ साथ आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन होती है। आयरन डेफिशिएंसी से हमें अनीमिया हो जाता है। अनीमिया के कारण खून में जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, मतलब दूसरे सारे ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन मिलता है वो कम मिलता है। ऐसे में बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और बदन इतना एक्टिव नहीं रहता, और अनीमिक बच्चे को भी बार बार बीमारियां पकड़ लेती हैं बहुत जल्दी। जी। तो जो एनीमिया है ये आम तौर पर लड़कियों में देखने को मिलता है, यदि हम अपने देश की बात करें, और गर्भवती माताएं भी इससे पीड़ित पाई जाती हैं। तो किस तरह से हम एनीमिक जो बच्चे हैं उनकी ये कमी को दूर कर सकते हैं? जो टीनेजर लड़कियां हैं, क्योंकि उनके महीने भी शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको खून का प्रसाव और लॉस ज़्यादा होता है, तो उनको और भी ज़्यादा रिस्क है अनीमिया का। इनको स्कूल में काउंसलिंग करी जानी चाहिए ऐसी लड़कियों के लिए कि वो अपने खान पान में हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, और सब्जियों के साथ साथ इनको आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी हम इनको एडवाइस कर सकते हैं देने के लिए। और जहाँ तक कि प्रेग्नेंट फीमेल्स का बात करें, प्रेग्नेंट फीमेल्स को अपने अस्पताल में अपने आप को पंजीकरण कराना चाहिए, और अस्पताल में पंजीकरण करा के इनको आयरन फोलिक एसिड की गोलियां रेगुलर बेसिस पे मुफ्त में मिलती हैं। जी, वैसे हम यदि खान पान की बात करें तो वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें ये आयरन की डेफिशिएंसी कम हो सकती है? आयरन की डेफिशिएंसी कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने खान पान में हम हरी सब्जियां
अच्छे से लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ जो हमें हरी दिखे और उसमें हमेशा आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ गुड़ है जिसमें जिसको पुअर मैन्स आयरन बोलते हैं। अगर आप कुछ कुछ घरों में अगर रेगुलर बेसिस पे हरी सब्जियां अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो गुड़ का भी सेवन कर सकते हैं। गुड़ से भी हमारे आयरन लेवल ऊपर रहते हैं बदन में। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने कई बार देखा है कि डॉक्टर्स इंजेक्शन्स भी लिखते हैं आयरन के, तो ये भी क्या एक विकल्प है? आयरन के इंजेक्शंस बहुत ही एक्सट्रीम विकल्प है। जब डाइट्स और खान पान से अगर हीमोग्लोबिन ना बढ़े, उसी कंडीशन में हम महिलाओं को आयरन के इंजेक्शन लगाते हैं। बट मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आयरन के इंजेक्शन लगाना भी बहुत मुश्किल का काम है। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स को एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन आयरन के इंजेक्शन से जितना दूर हो सकता है रहें, अपने खान पान से ही अपने आयरन और हीमोग्लोबिन को बढ़ाएं। डॉक्टर वैसे आमतौर पर सुनने में आता है कि विटामिन बी 12 की कमी है, तो ये क्या है और इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है? विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। तो बेसिकली हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर परसेंटेज जो पॉपुलेशन है वो है वेजिटेरियन पॉपुलेशन। तो जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उनको वेजिटेबल के थ्रू और अपने खान पान के थ्रू बी 12 नहीं मिलता है। तो एक फैक्ट है कि वेजिटेरियन डाइट या वीगन डाइट में बी 12 नहीं होता है। तो ऐसे में वेजिटेरियंस को बी 12 की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है। तो बी 12 की डेफिशिएंसी से एक टाइप का अनीमिया होता है जिसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। वो भी हमारे देश में काफ़ी कॉमन है। डॉक्टर वैसे आजकल जब बुज़ुर्ग या अधेड़ अवस्था की महिलाएं भी डॉक्टर के पास जाती हैं तो विटामिन डी की कमी की बात की जाती है, तो विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है यदि हम खान पान की बात करें? विटामिन डी की कमी, पहली बात तो अगर आप डेली सनलाइट में जा रहे हैं अपने काम पे और डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर अगर आपको सनलाइट एक्सपोजर मिल रहा है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। बट फिर भी आजकल की अर्बन लाइफ को देखते हुए आजकल लोग सब गाड़ियों में चल रहे हैं, अपने ऑफिस में 12-12 13-13 घंटे बैठे रहते हैं, तो सनलाइट का एक्सपोजर कम है। तो आजकल की पॉपुलेशन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। इसकी पूर्ति के लिए खान पान में हमें ध्यान रखना है कि हम दूध की मात्रा अच्छे से पिएं, एटलीस्ट 1 गिलास दूध रोज़ पिएं। अंडों से हमें विटामिन डी अपना पूरा कमी पूरी कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 अंडे, स्पेशली जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो सब लोग रोज़ लें। पनीर और अगर आप फिश या मांस का सेवन करते तो उसमें भी विटामिन डी के काफ़ी अच्छी पूर्ति हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये मिनरल्स की कमी क्या है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो आमतौर पर कम हो जाते हैं? जी, मिनरल्स हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ये होते हैं कॉपर, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस। इन सब के बहुत छोटे छोटे रोल्स हैं हमारी बॉडी में। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसके लिए ये चाहिए होते हैं। तो इनकी भी डेफिशिएंसी से हमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। तो अगर हम अपना बैलेंस डाइट लेंगे तो इनकी हमें डेफिशिएंसी नहीं होगी। ओपीडी में आमतौर पर किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जो मैल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं? सबसे कॉमनली जो हम देखते हैं वो तो है, एक तो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमनली देखते हैं, और स्पेशली हम ये बच्चों में इसलिए देखते हैं क्योंकि माँ बाप आजकल मेहनत नहीं करना चाहते, बच्चों को खान पान नहीं देते हैं ठीक से, बच्चे दूध ही दूध पीते रहते हैं। आजकल वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो उनके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो बच्चे को बैठा के अपने साथ बैठा के उनको सब्जियां खिलाएं, रोटी सब्जी या जो पौष्टिक आहार है वो खिलाएं। तो बच्चे घर पे अपने आप दूध ही दूध पीते रहते हैं। तो ये बहुत कॉमनली हमें ओपीडी में देखते हैं कि बच्चे मोटे तो हो रहे हैं क्योंकि दूध पी रहे हैं वो, बट उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में वो उनको अनीमिया हो जाता है और कब्ज हो जाता है इन बच्चों को। जी, तो यदि हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो फास्ट फूड किस तरह से जिम्मेदार है माल न्यूट्रिशंस के लिए? ओवरवेट भी एक टाइप का कुपोषण है जिसमें हम जो भी पौष्टिक आहार है वो एक्सेस क्वांटिटी में एक आदमी अपने बदन में कंज्यूम कर रहा है। तो ये स्पेशली ज़्यादातर देखा जाता है बड़े शहरों में। जो खाते पीते घर के लोग हैं वो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वो ये टेस्टी तो होते हैं खाने में, डाइजेशन भी इनका जल्दी हो जाता है, बट इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। इससे हमारे बदन में मोटापा और सुस्ती जल्दी आती है
क्योंकि इन इन खाद्य पदार्थों में फैट्स ज़्यादा होते हैं और नमक भी ज़्यादा होता है। बच्चे बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, इनका वज़न ओबेसिटी के कैटेगरी में आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और इन्हीं बच्चों को आगे जाके दिल की बीमारियों का रोग जल्दी पकड़ लेता है, हाइपरटेंशन, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, ये सब के ज़्यादा रिस्क रहते हैं। तो अंत में हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि हमारा खान-पान किस तरह का होना चाहिए? और ख़ास तौर से जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बच्चे मोटे तो हो रहे हैं लेकिन उनको संतुलित आहार या पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। अंत में बस आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सब श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ये सब लोग आजकल डाइटिशियन पे बहुत पैसे खर्च करते हैं, जिम में बहुत पैसे करते हैं, न्यूट्रिशन पे बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, बट एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है एक फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में 4 खाने होते हैं। सबसे ऊपर वाला खाना है जो सबसे कम खाना चाहिए हमें, वो उसमें आते हैं चॉकलेट और चीनी वाली चीज़ें, केक, पेस्ट्री। ये क्योंकि टॉप पे है ही, हमें सबसे कम खाना चाहिए, यानी हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। दूसरा उसके नीचे आता है फूड पिरामिड में, इसमें होता है आपके दूध, एग्स, अगर आप मच्छी, मीट, मांस खाते हैं वो आता है, पनीर। ये सेकंड कैटेगरी में, ये हमें हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार सेवन करना चाहिए इन चीज़ों का। और तीसरे लेवल पे जो हम ज़्यादा खा सकते हैं वो आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, जिनको हमें और ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और नंबर 4 कैटेगरी में आते हैं हमारे जो रोटी, दाल, चावल, सीरियल्स और मेज़, बेसन, ये जो हम डेली बेसिस पे जो हमारा स्टेपल डाइट है, ये हमें सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल सा पिरामिड है, इस बेसिस पे हम अपनी डाइट हम खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। बट देखा ये जा रहा है कि लोग आजकल फूड पिरामिड को उल्टा कर रहे हैं, जो चीज़ें कम खानी चाहिए वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे दिक्कतें हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, बच्चे ओबीज हो रहे हैं। तो इस फूड पिरामिड को सब याद रखें। जी, तो डॉक्टर हंस वैश्य, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि कुपोषण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से कुपोषण से बचा जा सकता है। आपका स्टूडियोज़ आने पर बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू।